हेलो एवरीवन। मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं द नेशनलिज्म यूरोप का लेक्चर नंबर सेकेंड। तो आपको याद होगा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था व्हाट इज़ नेशनलिज्म, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से डिफाइन कर रखा था, ताकि अगर नेशनलिज्म को हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए पूरे चैप्टर को समझना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने नेशनलिज्म को पूरी तरीके से डिफाइन कर रखा था। उसके बाद मैंने नेशनलिज्म से क्या उनका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या जो उसका फीचर्स है, उस पर भी मैंने डिस्कस कर रखा था और पूरे नेशनलिज्म आपको डिफाइन कर रखा था मैंने। उसके बाद मैंने शुरू किया था फ्रेडरिक सोरियो और उसकी पेंटिंग्स को लेकर के। उस पर भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया था कि जो फ्रेडरिक सोरियो कौन है, उन्होंने कितने पेंटिंग्स बनाए थे और उसके पेंटिंग्स में क्या क्या फीचर्स हैं, जिसमें कुछ टर्म्स हुआ था डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। उन सारे वर्ड्सों को मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में 9th क्लास में बहुत कुछ पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ों को वापस से आपके सामने डिस्कस करूँगा, जिससे कि आपके लिए समझ पाना और भी आसान होगा और भी इजी होगा, जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम्स में मन चाहे मार्क्स पाएंगे। तो आइए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका डिस्कशन करने में। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, इससे आपको आसानी होगी और भी ज़्यादा समझने में और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट करने में। तो आइए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप, खास करके मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री को 3 पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें समझना आपके लिए और भी आसान होगा। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने काफ़ी कंक्लूजन ड्रॉ कर रखा है। तो आइए, आई होप कि आपको मज़ा आएगा। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इसमें आर क्यूब को देखें। आर क्यूब को समझना ज़रूरी है। ये अगर आर क्यूब को देखेंगे और इस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बच्चे को बोलते हैं कि सर बहुत ही हिस्ट्री बोरिंग लगता है, लेकिन फिर मेरे साथ बने रहने पर उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स भी वो लोग 97, 98, 99 मार्क्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एसएसटी में लाते हैं। और मुझे भरोसा है आप भी लाएंगे और मेरा यह विश भी है और मैं ये प्रे भी करता हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं कि आर क्यूब क्या है। मेरा यहाँ पहला आर क्यूब से मतलब है कि रीजन। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि कोई भी इवेंट्स हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहा है, जो कि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी थोड़ी बहुत अगर आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम था, कि जो फ्रेंच सोसाइटीज़ थी वो आपको टोटल 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के लोगों को काफ़ी प्रिविलेजेस मिला हुआ था, वहीं थर्ड स्टेट के लोगों को कोई प्रिविलेजेस नहीं था और उन्हीं को टैक्सेस देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस से गुजरते थे। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस के वजह गुजरने से, जो कि बाद में कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बना उस फ्रांस में रेवोल्यूशन का। तो जब कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो जब लोगों के पास प्रॉब्लम होता है तो वो उसका रीज़न हुआ, और जब रीज़न होता है तो उसके लिए वो रिवोल्ट करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, ताकि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स उसका शॉर्ट आउट हो जाए। और जब कहीं पर कोई रिवॉल्ट होता है तो उसका फाइनल कंक्लूजन के तौर पर हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो कि आप लास्ट स्लाइड में देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट आया था, प्रॉब्लम्स तो सो मैनी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद रिवॉल्ट हुआ, जो कि इवेंट्स को देखेंगे कि कैसे लोगों के बीच में नेशनलिज्म को डेवलप किया गया, नेशनलिज्म लोगों के अंदर स्प्रेड किया गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया गया, और फिर उन लोगों ने अपने मोनार्क के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, रिवॉल्ट किया था, और फाइनली जाकर के एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से फाइनली फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशंस बनाया गया था। और ये सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लगभग सारे कंट्रीज़ में ऐसा हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने, रीज़न था, रीज़न के बाद लोगों ने रिवोल्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है कि जो फ्रांस है वो डेमोक्रेटिक नेशन बना। तो यहाँ तक आई होप क्लियर। इसीलिए आप हिस्ट्री को इन 3 तरह से पढ़ेंगे, आर क्यूब अपने दिमाग में रखेंगे और आर क्यूब के तरह से इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्रेंच है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंच और रेवोल्यूशन समझाता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन।
क्योंकि अगर रिवॉल्यूशन ही नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ से भी आगे हमारे लिए समझ पाना टफ होगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं काफ़ी आपको सिंप्लीफाइड कर दूं, जिससे आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा टर्म जो है, हमारा जो टर्म है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, हमारा जो टर्म है वो क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना। तो यहाँ पर फ्रेंच से आप समझते होंगे कि फ्रेंच मतलब पीपल ऑफ फ्रांस, पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के पीपल को ही फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जब रिवॉल्यूशन की बात आती है तो रिवॉल्यूशन में सिर्फ एक ही टर्म आप याद रखेंगे, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। रिवॉल्यूशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मिलेगी वो आपको, वो है कि मास, अगर किसी भी चीज का मास लेवल पे हो, अगर वो मास लेवल पे हो तो उसको आप रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आसानी से मैं, आप कहेंगे कि सर मैंने समझा नहीं, बिल्कुल आप नहीं समझे होंगे। जैसे आप देखेंगे, आपने नाम सुना होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट मीन्स कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसका मतलब है कि जब मिल्क का प्रोडक्शन मास लेवल पे होना शुरू हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कई सारे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो जिसमें आप देखेंगे कि सीड को मास लेवल पे खेतों में सोन किया गया और उससे प्रोडक्शन लिया गया, तो उसका नाम हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन कि इंडस्ट्रीज जो है वो मास लेवल पे इंडस्ट्रीज को अलग अलग जगहों पर शटअप किया गया, तो उसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब है, यहाँ सीधी सी बात है कि जो फ्रेंच पीपल है वो मास लेवल पे एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने फाइनली क्या किया, रिवॉल्ट किया। तो पीपल है वो मास लेवल पे एक साथ आए और फिर जाकर के उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया, और इसी रिवॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन इस टॉपिक का कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो अब आप कह सकते हैं कि पीपल ऑफ फ्रांस और मास लेवल पे उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया, और एक साथ आया रिवॉल्यूशन किया, जिससे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, कैसे लोग क्यों आए मास लेवल पर एक साथ, और क्यों लोगों ने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, तो इसके पीछे रीजन था। और वो रीजन क्या है कि उनके सामने, उनके पास एक आइडिया ऑफ नेशन था कि मुझे, हमें एक नेशन कैसा चाहिए, ये आइडिया उसके पास था। और जब आपके पास, तो आप देखेंगे कि आपके पास फाइट करने के लिए एक रीजन हुआ, और साथ ही साथ वो रीजन क्या था कि जब मोनार्क का रूल था तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, और अगर मोनार्क का रूल हट जाए तो क्या होगा, कैसा नेशन बनाएंगे। अगर हम एक मोनार्क से अपने आप को आज़ाद भी कर लेते हैं तो फिर हमारा नेशन कैसा हो, तो वो भी क्रिस्टल क्लियर डिफाइन था कि द आइडिया ऑफ नेशन, कि नेशन कैसा होगा, कैसा नेशन होगा। तो जब ये सारे लोगों ने जाना, समझा कि नेशन हमारा ऐसा होने वाला, अगर मोनार्क को यहाँ से डिथ्रोन कर देते हैं तो हमारा, और डेमोक्रेटिक सेटअप होता है तो हमारा जो कंट्री होगा ये इस टाइप का होगा। तो इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, उत्साह, जुनून उनका बढ़ गया कि अगर हम फाइट करते हैं, मोनार्क से लड़ते हैं, और इस बीच में हमें बहुत सारा लॉसेस भी होगा, अगर इन सारे लॉसेस को टॉलरेट करके आगे बढ़ते हैं तो हमें जाकर के क्या मिलने वाला है, एक बेहतर नेशन, और जिसमें कि हम, मैं और हमारे आने वाले जनरेशन काफ़ी हैप्पीली लाइफ जी पाएंगे, डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे, उसके पास फ्रीडम होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, इक्वालिटी होगा, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग उसके पास होगा, जिन चीज़ों के लिए आज फ्रेंच के लोग तरस रहे हैं। और उनको जो वो एब्सोल्यूट मोनार्क है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क है, उनके द्वारा वो सारी चीज़ें उनके रीजन में नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या था, तो सबसे पहले रेवोल्यूशन ने प्रोक्लेम्ड किया, क्या घोषणा किया, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया, क्या प्रोक्लेम्ड किया, क्या घोषणा किया, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या, घोषणा, कि पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, मतलब कि अब जो नेशन है उसको, नेशन को गठन करेगा, उसका बनाएगा, उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, तो पीपल करेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि नेशन कैसा होगा, कौन से रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, ये डिसीजन सिर्फ एक ही व्यक्ति लेता था, और वो है मोनार्क। लेकिन अब अगर जरा समझिए कि यहाँ पर कि नेशन कैसा होगा, ये डिसीजन पूरा फ्रेंच पीपल लेंगे, पूरा फ्रेंच सिटीजन लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो वो 1 करोड़ पॉपुलेशन डिसीजन लेगा कि उसका नेशन कैसा होगा, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और उसका भाग्य कैसा होगा आगे।
क्योंकि जब हम आज प्रेजेंट में कोई डिसीजन लेते हैं तो ये हमारे फ्यूचर को तय करता है। तो उसी तरीके से ये लोग जो एक नेशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उस नेशन से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या बेनिफिट होगा, कैसा होगा उसका डेस्टिनी, भाग्य होगा कि वो नेशन बर्बाद होगा कि डेवलप करेगा, मॉडर्न बनेगा, क्या होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, खुशहाली होगी कि दुख होगा, ये सब अब डिसाइड कौन करेंगे, वहां के पीपल करेंगे और कोई नहीं करेगा। दिस इज द प्रोक्लेम्ड बाय फ्रेंच पीपल। और दैट मीन्स कि आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन का पर्पस था और ये लोगों के बीच में स्प्रेड किया गया। अब यहां पर देखेंगे कि अब लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग को कैसे डेवलप किया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है। इसका मतलब है कि पूरे देश के लोगों को यह लगना चाहिए कि ये नेशन मेरा है, चाहे वो उस कंट्री के किसी भी हिस्से में क्यों ना रहता हो, लेकिन उसको लगना चाहिए कि ये कंट्री हमारा है और इस कंट्री का जो भला या बुरा होगा वो हमारा है। इसलिए इस कंट्री के लिए हमें जो भी करना है हम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। और आज अगर प्रॉब्लम मोनार्क को लेकर के है तो पूरे देश के लोग यूनाइटेड होंगे और मोनार्क को यहाँ से डिथ्रोन करेंगे एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सेटअप करेंगे। ये करना शुरू किया। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मेथड को अडॉप्ट किया, क्योंकि आप जरा सोच सकते हैं कि पूरे देश के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना नॉट ए इजी टास्क। और सबसे बड़ी बात कि ये उस समय की बात है जिस समय राजा को लोग समझते थे कि डिवाइन राइट्स है, मतलब कि जो राजा है, जो मोनार्क है, वो भगवान का अवतार है। आप समझ सकते हैं। और उस समय में मोनार्क के अगेंस्ट में लोगों को भड़काना, लोगों को यूनाइटेड करना और मोनार्क के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना, लड़ाई करना, रिवोल्ट करना और मोनार्क को डिथ्रोन करना, इट वाज नॉट ए इजी टास्क। लेकिन फिर आखिर लोग कैसे आए और मोनार्क को डिथ्रोन करने के लिए आपका साथ क्यों दे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ मेथड्स को अपनाया, कुछ चीज़ों को स्लोगन्स उन्होंने बनाया जिससे कि लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप कर पाएँ और ताकि सब लोग मिल करके और फाइनली हम लोग एक ऐसा नेशन बनाए जैसा नेशन हम लोग बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें हों। तो आइए देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या थी। तो यहाँ देखेंगे पहला आइडिया उन्होंने दिया था द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फादरलैंड। जैसे आज देखेंगे इंडिया में, इंडिया को हम लोग मदरलैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा जो फ्रांस है वो फ्रांस क्या है, सबका फादर है। फ्रांस क्या है, सबका फादर है और वहां के रहने वाले सारे जो सिटीजन्स हैं उसके बच्चे हैं। तो इसका मतलब जिस तरीके से आज हमारे सोसाइटी में ये रूल्स बनाए हुए हैं कि माँ बाप के प्रॉपर्टी पर सारे बच्चों का बराबर हक होता है, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में ऐसा नहीं था। क्योंकि 90% पॉपुलेशन तो सिर्फ 90% एसेट्स तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास था, नोबिलिटी एंड क्लर्जी के पास, और सीधा रिवर्स था। और 10% एसेट्स 90% पॉपुलेशन के पास था। तो आप जरा सोच सकते हैं क्या उस रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था? तो नहीं। मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि 90% रिसोर्सेस 10% पॉपुलेशन के पास था, 10% पॉपुलेशन के पास था, जो कि नोबिलिटी एंड क्लर्जी थे। और दूसरी तरफ कि 10% रिसोर्सेज जो था वो किसके पास था, आपको 90% पॉपुलेशन के पास उस कंट्री में। तो उसी चीज का विरोध करना था, उसी का अगेंस्ट करना था कि ये फादरलैंड है और सबके लिए प्रॉपर्टी बराबर है और उस प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार होगा। और ये जो 90% एसेट्स लेकर के ये लोग बैठे हैं उससे वो एसेट ली जाएगी और जो हमारे पीजेंट्स हैं उसके बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों से लोगों के अंदर एनर्जी आया, उत्साह आया। ऑब्वियसली है, प्रॉपर्टी किसको नहीं चाहिए। तो इन लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना आई, कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आई और धीरे धीरे वो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए। तीसरी नंबर पे एक न्यू फ्रेंच फ्लैग वहां चूज किया गया, क्योंकि पहले रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, मतलब कि वो फ्लैग सिर्फ बर्बन डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे और लोगों के अंदर इस भावना को, इस सेंटिमेंट को, उस फ्लैग को देखने के बाद हमेशा डेवलप रहता था कि ये कंट्री मोनार्क का है और हम लोग मोनार्क के रूल के अंदर हैं, जैसा जो मोनार्क कहेंगे वैसा करना है। लेकिन उन्होंने एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया और ये फ्लैग का मतलब था कि ये कंट्री पूरे फ्रेंच सिटीजन्स का है और इस कंट्री पे ईच एंड एवरी पर्सन का इक्वली राइट्स है, इक्वली अथॉरिटी है। वो जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं इस कंट्री में, वो किसी के अंदर नहीं है, वो बिल्कुल इक्वल है।
तो दैट मीन्स कि ये जो फ्लैग है ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंडिपेंडेंसी की भावना को डेवलप कर रहा था, ठीक है। और तीसरी तरफ द स्टेट जनरल व रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। पहले देखेंगे जब मोनार्क का रूल था तो उस समय में आप कह सकते हैं इसको वहां का जो पार्लियामेंट था उसको स्टेट जनरल बुलाया जाता था। बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये क्या बनेगा, नेशनल असेंबली। और दोनों में अंतर देखेंगे, इस नेम से ही लग रहा होगा कि किसी न किसी रूलर के अथॉरिटी का चीज है, जबकि नेशनल असेंबली ऐसा लग रहा है कि यह हाउस ऑफ पीपल है, ये देश के लोगों के सारे लोगों के लिए खुला हुआ है, जो भी इसमें चाहे जा सकते हैं, इसके मेंबर्स बन सकते हैं, सारी चीजें। उसके बाद न्यू हेमन्स, कुछ जो आप देखेंगे कि कहावतें, गाना, ये सारी चीज़ें भी कंपोज की गई। जैसे हमारे देश में देखेंगे ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का, और बहुत सारे जन गण मन गाए गए। उसके बहुत बहुत सारी चीज़ें, इनकलाब जिंदाबाद, कुछ इस टाइप से यहाँ भी हेमेंस कंपोज किए गए ताकि लोगों के अंदर उत्साह और एनर्जी लेवल उसका बरकरार रहे, और इस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इसमें वो जोर शोर से लगे, ताकि हमारा जो मुकाबला एक मोनार्क से है, एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस से है, उसको पूरी तरीके से हटाना इतना इजी टास्क नहीं है। इसमें हमारे काफ़ी पावरफुल रहना पड़ेगा, काफ़ी मजबूत रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, कि अब पूरे देश में एक ही रूल होगा। मतलब अब फ्रांस के किसी भी हिस्से में जाएं तो एक ही तरह का रूल होगा। जैसे आज इंडिया में भी आप देखेंगे कि इंडिया के किसी भी कोने में जाएं तो रूल ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसपे कि इस पे भी कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को, तो उसका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं तो वो पूरे इंडिया के ईच एंड एवरीवेयर में आपको एक जैसा ही लॉ मिलेगा, जिससे भी आप अगर इंडिया के किसी कोने में जाते हैं एज ए टूरिस्ट घूमने या जॉब करने, तो आपको हमेशा ये फील होता है कि ये कंट्री हमारा है और इस कंट्री के हम मेंबर्स हैं, सिटीजन्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वेट और अधिकार लगता है इस कंट्री के अंदर। तीसरी चीज़ यूनिफॉर्म लॉ, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हर जगह एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि जो क्लर्जी और नोबेल्टी थे उसको कुछ ना कुछ आपको प्रिविलेजेस मिला हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लर्जी और नोबेलिटी के बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं और एक तरफ जो थर्ड स्टेट के, दोनों के बीच में अगर कभी भी किसी बात को लेकर के क्लैशेस होता, एक तो ऐसा पॉसिबल था नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी उन लोगों को निर्दोष, इनोसेंट बताया जाता और इनको आपको दबा दिया जाता, कुचल दिया जाता। लेकिन अब क्या होगा कि यूनिफॉर्म लॉ लाया तो सबके लिए एक लॉ होगा, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब यहाँ लॉ के बेसिस पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, मतलब ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अब देखेंगे यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म का भी मतलब क्या हुआ, एक जैसा वेट एंड मेजर्स होगा। आप जब बुक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूरोप में आप एक जगह से दूसरे जगह जाते तो हर जगह वेट एंड मेजर्स अलग अलग मिलता। कहीं पर आपको पता चलता कि 900 ग्राम का 1 kg, तो कहीं पर आपको देखने को मिलता 800 ग्राम का 1 kg, और कहीं पर आपको पता चलता कि 1200 ग्राम का 1 kg। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट हो पाना काफ़ी मुश्किल था। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे मेजर्स का, तो खास करके अगर कपड़ों को ले तो वहाँ पर देखेंगे कि इली में कपड़ों को मेजरमेंट होता था। जहाँ हमारे यहाँ सेंटीमीटर या मीटर में आप कपड़ों को मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर एली में होता था, और इसमें भी डिफरेंसेस होता था। कहीं कुछ सेंटीमीटर का 1 मीटर तो कहीं पर कुछ फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि कहीं पर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो कहीं पर पता चलता 125 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो कहीं पता चलता 80 सेंटीमीटर का 1 मीटर। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स था ये हर जगह था। तो इससे भी क्या होता कि लोगों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ट्रेड फ्लरिश नहीं हो पाता। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है तो वो दूसरे एरिया नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब है कि लोगों के पास डेवलपमेंट का स्कोप काफ़ी कम हो जाता था।
जिसके वजह से लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे। जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें फेस करना पड़ता था। जैसे आज देखेंगे कि इंडिया में जो ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स है हमारा जम्मू कश्मीर से आता है, लेकिन ऐसा अगर सिस्टम होता तो वो हम तक नहीं पहुंच पाते, और जिसकी वजह से उस एरिया के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन तो बुरा रहता ही रहता, और हम लोगों का भी न्यूट्रिशन लेवल बिलो हो जाता। तो आज चूंकि ये चीज़ें हो पा रही है, एक वेट एंड मेजर से सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी आसान हो गया है ट्रेड करना, जिसकी वजह से आज यहाँ की चीज़ें वहाँ पहुँच पाती है और वहाँ की चीज़ें यहाँ आ पाती है। तीसरी चीज़ क्या हुआ, फ्रेंच बिकम अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब वहाँ पर क्या किया गया कि पहले कई सारे रीजनल डायलेक्ट से अलग अलग एरिया में जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज, और अभी भी आप अपने देशों में भी देखेंगे, अगर हम लोग सारे लोग अगर 4 दोस्त हों, एक गुजरात से हों, एक आपको एमपी से हों और 2 बिहार से हों, तो आप देखेंगे कि अगर दोनों का लैंग्वेज सिमिलर होगा तो वो 2 लोग आपस में दोस्त बन जाएंगे, काफ़ी अच्छी उनकी जो नज़दीकियाँ होती है बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, अगर एक ही लैंग्वेज हर कोई बोलते हैं तो आपको उससे जो लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना डेवलप होती है, और यूनिटी होता है तो स्ट्रेंथ होता है, और यूनिटी होने का सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि आपकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी हैप्पीनेस से भरा होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका एम क्या था। तो उसका एम जो था टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्री करना। लिबरेट का मतलब फ्री करना, किससे, फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निरंकुश। निरंकुश मतलब जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल्ड। जो अनकंट्रोल होगा उसको बोलते हैं डिस्पोटिज्म। और यहाँ पर अनकंट्रोल कौन था, तो वो मोनार्क अनकंट्रोल थे, जो मैंने कहा था, चाहे एब्सोल्यूटिस्ट आपकी बात करें, ठीक है, या आप ऑटोक्रेटिक मोनार्क की बात करें, और या डिस्पोटिज्म की बात करें, तो वहाँ का जो मोनार्क था वो डिस्पोटिज्म था। उनसे लोगों को लिबरेट करना, आज़ाद करना, और साथ ही साथ ये जो रिवॉल्यूशन है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उस रिवॉल्यूशन का एक और पर्पस था कि बाकी जगह भी यूरोप में जहां पर मोनार्क है, कैसा मोनार्क है, डिस्पोटिज्म मोनार्क है, उसको भी वहां से डिथ्रोन करना, और वहां भी एक नेशन, कैसा नेशन, जैसा कि वहां के देश के लोग वहां चाहते हैं कि उनका नेशन बने। कुल मिलाकर के कैसा नेशन चाहते थे, तो अगेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन चाहते थे। तो फ्रेंच के साथ साथ दूसरे देशों में भी, यूरोप के देशों में भी नेशन का फॉर्मेशन हो, इट वाज द एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, आई होप। अब चलते हैं हम लोग आगे, भी आपके लिए कुछ कुछ कंटेंट मैंने बना रखा है, तो आइए यहाँ पर देखिए। अब दूसरा देखेंगे कि जब एम ऑफ रेवोल्यूशन रीच द डिफरेंट सिटी ऑफ यूरोप, जैसे ही दूसरे दूसरे जगह यूरोप में पता चला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम क्या है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम ये है कि जो डिस्पोटिज्म मोनार्क है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क है, उसको हटाना, और उसके जगह पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशंस बनाना, और उस नेशन में ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सारे लोग लॉ के सामने बराबर होंगे, ये ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एडुकेटेड मिडिल क्लास, और लोगों ने मिलकर के जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया, ताकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो। कहाँ, तो फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में भी सक्सेसफुल हो, और पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज में मोनार्क का रूल है वहाँ सब जगह मोनार्क को डिथ्रोन किया जाए, और उसके जगह पर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन का फॉर्मेशन किया जाए। तो जैकोबिन क्लब क्या हो गया, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस बना गया था ना, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान कांग्रेस बनाया गया था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लब से, इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ें, ताकि क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद आपके लिए रिवॉल्ट करना आसान होता है, कहीं पर भी रेवोल्यूशन करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक टाइम डिसाइड करते हैं कि कल 5 बजे हमें फलाने जगह रेवोल्यूशन करना है, पीसफुल तरीके से करना है, हमें कोई आर्म्स यूज नहीं करना है, और सारे लोग उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो इससे आपका जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है उसको सक्सेसफुल बना पाना आपके लिए आसान होता है। नहीं तो ऐसे क्या होंगे कि जो ये जैकोबिन क्लब है, इसमें कुछ मेंबर पता चलेगा नॉर्थ का है, कुछ साउथ का, कुछ ईस्ट का, कोई वेस्ट का, कुछ सेंट्रल का है, तो हर जगह के लोग अपने मनमर्जी के हिसाब से रिवॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, जैसा कि हमारे देश में 1857 के रिवॉल्ट में हुआ था। अगर 1857 का रिवॉल्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से होता
तो हमारा 1857 का रिवोल्ट भी फेल नहीं होता, जितने ब्रेव और बहादुर लोग हमारे पास थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उसमें कोई एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी नहीं थी, कभी कानपुर में हुआ तो कभी बरेली में हुआ, और जिसकी वजह से ब्रिटिश के लिए काफ़ी आसान हो गया। एक तरफ ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस था, पूरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड था, अब यहाँ कानपुर में हल्ला कर रहे हैं, पूरे फोर्सेस को बुलाया और कानपुर में सप्रेस कर दिया। तो ऐसा क्यों होता, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब बना लिया, जिससे इसके पास ऑर्गेनाइजेशनल पावर हो जाए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन ही फाइट कर सकता है, सिंगल पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से फाइट आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे तरफ जो मोनार्क है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जैकोबिन क्लब भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फाइट करेंगे और फाइनली वहां से मोनार्क को हटाएंगे और डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। अब जैसे रिवॉल्यूशन हुआ तो बिल्कुल वार होना शुरू हो गया। फ्रेंच आर्मी जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, मतलब यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना शुरू कर दिया कि क्या है नेशनलिज्म, पर्पस क्या है नेशनलिज्म का, क्यों आपको मोनार्क के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए जो आपका मोनार्क आपको नहीं दे रहा है। तो जब पूरे सिचुएशन फ्रांस में उथल पुथल हो गया, टर्मोइल का कंडीशन हो गया, अब गवर्नमेंट भी परेशान है चूंकि पूरे सिटीजन सड़कों पे आ गए हैं और मोनार्क के अगेंस्ट में फाइट करने को तैयार हैं, तो क्या उस समय में उस मोनार्क के लिए यह पॉसिबल होगा कि अपने वो रूल पे कंसंट्रेट करे, चूंकि अब तो उनको खुद कुर्सी की चिंता है, तो वो रूल क्या ही करेंगे। अब सिचुएशन इतना कुछ गड़बड़ हो गया कि इसी बीच में हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाए हमारे नेपोलियन साहब ने। और फिर क्या था कि नेपोलियन साहब जाके एंट्री मार दिए फ्रांस में, 1799 में घुस गए फ्रांस में, और फाइनली वो 1804 में पूरी तरीके से पावर में आते हैं और 11 साल तक रूल करते हैं, 1815 तक, जो कि अभी हम लोग नेपोलियन के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे कि नेपोलियन जब पावर में आया तो इनको लिखता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ ये सवाल आता है, एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं लिखा है ये चीज कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। तो आपको भी ये पता है आंसर, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर्स, मैंने लिखाया है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। आप देख लो लेक्चर 1 में, वहां अच्छे से मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है। तो क्या नेपोलियन इलेक्टेड है, तो नहीं सर, इन्होंने जबरदस्ती से आया, ये तो डिक्टेटर है, तो फिर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया ना, क्योंकि डेमोक्रेसी का हार्ट, आत्मा, दिल, स्पिरिट, ईच एंड एवरीथिंग क्या है कि वहां पर रूलर्स इलेक्टेड होना चाहिए और डिसीजन भी इसी के द्वारा लिया जाना चाहिए, डिसीजन भी इसी के द्वारा लिया जाना चाहिए। लेकिन नेपोलियन ना तो इलेक्टेड है और डिसीजन भी वही ले रहा है, इसलिए उनको ऐसा कहा गया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हालांकि आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहां पर, बट यहां पर देखेंगे कीवर्ड मैंने लिख दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड एडॉप्टेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स टू मेक द न्यू होल सिस्टम मोर इक्वल एंड एफिशिएंट। बहुत बढ़िया लाइन है, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, बड़ा मुश्किल से एक एक लाइन को जोड़ करके मैंने आपके लिए ये पीडीएफ तैयार किया है, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बुक्स पढ़ना और बुक्स से पढ़ करके आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि आप नोट्स बनाएं और एग्जाम में जा कर के लिखें, तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होता है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि पूरी तरीके से आपको ऐसा नोट्स बना दूं कि आप एज इट इज़ जा करके एग्जाम में नोट्स लिख करके चले आओ। तो मैंने काफ़ी बुक्स को स्टडी किया, मेहनत किया, उसमें जो जो खास करके इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स मोर देन एनफ होता है, तो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि 1-2 पॉइंट्स आप भूल भी सकते हैं, तो 5 का कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे आप, तो मैंने वैसा किया, इसलिए मैंने पॉइंट्स को स्किप भी किया है। इसलिए जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो इस बात का टेंशन नहीं लेना कि सर ने ये छोड़ दिया, मैंने वही चीज़ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिया है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्योंकि अब सारी चीज़ें तो बुक्स का आपको लिखना है नहीं, 5 मार्क्स के हैं तो 5 पॉइंट, 3 मार्क्स के हैं 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स के हैं 2 से 3 लाइन, 1 मार्क्स का है 1 लाइन में लिख करके काम चला देना है। तो क्यों अपना दिमाग में उतना सारा चीज़ें हम भरें, क्योंकि हमें मार्क्स भी लेना है और नॉलेज भी, तो जो काम का चीज़ है वो मैंने उठा लिया है। तो लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय इस मामले में किया कि वो इलेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी रूल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल था, दैट मीन्स कि जो फ्रेंच सिटीजन्स का जो रिवोल्यूशनरीज थे,
जो नेशनलिस्ट थे उनका जो डिमांड था मोनार्क से, उन सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया। जैसे इक्वालिटी, एक टर्म आपने देखा तो इन्होंने इक्वालिटी को लाने का कोशिश किया, और इफिशिएंट थ्रू, और होल सिस्टम को उन्होंने एफिशिएंट बनाया। मतलब कि कुल मिलाकर के जो वहाँ के नेशनलिस्ट चाहते थे उन सारी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने इस नेपोलियनिक कोड में लिया और उसके थ्रू उन्होंने रूल करने की कोशिश किया। तो एक पार्ट सिर्फ इसका भी यहाँ बुरा दिख रहा होगा कि इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो वो दोनों ही चीज़ें अच्छी की है। जो हमारे नेशनलिस्ट लोगों का डिमांड था उन्हीं को उन्होंने फुलफिल किया। तो अब आप लोग नीचे चलते हैं, अब देखते हैं कि नेपोलियन ने आखिर क्या किया। आपसे एक क्वेश्चंस लगातार आता रहता है कि व्हाट इज नेपोलियनिक कोड, राइट द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, यहाँ तक कि आपके एमसीक्यू में आ जाते हैं कि व्हेन नेपोलियनिक कोड वाज अडॉप्टेड। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो आइए यहाँ मैंने आपको देखता हूँ। तो नेपोलियनिक कोड को 1804 में लाया गया था, ये आपको पता होगा। दूसरा चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि इसको सिविल कोड भी बुलाते हैं, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। कभी आपके एग्जाम में सिविल कोड भी आ जाए तो फिर भी अगर एमसीक्यू हो तो आप 1804 ही लगाएंगे, और अगर नेपोलियनिक कोड आ गया तो भी 1804 ही लगाएंगे आप, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो अब देखते हैं कि आखिर नेपोलियनिक कोड में था क्या क्या, या सिविल कोड में क्या क्या था। तो पहला चीज़, बहुत बढ़िया चीज़, नेपोलियनिक कोड तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और मुझे लगा कि बहुत सही चीज़ कर रहा है नेपोलियन ने। अगर उन्होंने रूल किया तो उसका सिस्टम काफ़ी अच्छा था, जो कि नेपोलियनिक कोड में आपको भी दिखेगा और आपको भी मजा आएगा। तो उन्होंने एंड द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जैसा कि आपको याद होगा कि ये टारगेट किसको किया है, क्लर्जी और नोबलिटी को बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस, मतलब कि अगर कोई बच्चा नोबलिटी और क्लर्जी घर में पैदा ले लिया तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जबकि इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बर्थ पे नहीं देंगे तो किस चीज पे देंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप टैलेंट से आओ और टैलेंट से वो सारी सुख सुविधाएं लो। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बर्थ को डिनाई कर दिया, टैलेंट को प्रायोरिटी दिया। ये तो अच्छी बात है ना, कि अब चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, सेकंड क्लास का बच्चा हो, या थर्ड क्लास का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जेंडर का हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उनके टैलेंट को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज जो मैंने अभी कहा था आपको, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बहुत ही अच्छी चीज है कि नो ईच एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब हर कोई लॉ के सामने क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे वो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ठीक है। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि हर पर्सन के पास अपना प्रॉपर्टी होने का अधिकार है। तो ये प्रॉपर्टी आएगा कहां से, तो जो नोबलिटी क्लर्जी के पास 90% एसेट ने उन्होंने कैप्चर्ड करके रखा है उनसे वो छीना जाएगा और वहां के सिटीजन्स को दिया जाएगा, जो पीजेंट्स वगैरह है जिसका पॉपुलेशन 90% है उनके बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में जो बहुत सारी चीजें थी, गवर्निंग को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, कल्चर को सारी चीजों को इतनी सिंप्लीफाइड कर दिया कि सबके लिए आसान हो, सबके लिए अंडरस्टूड हो और सबके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सर्फडम क्या होता है, मैनोरियल ड्यूज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एंसेस्टर ने लोन लिया, ठीक है, योर एंसेस्टर टुक लोन फ्रॉम नोबल, उससे उन्होंने लोन लिया और वो जो लोन उन्होंने नहीं चुका पाया, जो रजिस्टर में लिखा हुआ है आपके एंसेस्टर के नाम पे लोन, उसको बोलते हैं मैनोरियल ड्यूज। अब सर्फडम क्या हुआ, इसके बदले में आपको जो वर्क करना पड़ेगा और इस वर्क के लिए आपको कोई वेजेस भी नहीं दी जाएगी, बल्कि इस पैसे के अंदर में इंटरेस्ट के रूप में आपसे काम करवाया जाएगा, उसको बोलते हैं सर्फडम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके एंसेस्टर ने लोन लिया, वो लोन नहीं चुका पाए तो उसके इंटरेस्ट के अंदर में आपसे काम करवाया जाएगा और जिसके लिए आपको कोई वेजेस नहीं दिया जाएगा, दैट इज सर्फडम। उसके बाद गिल्ड सिस्टम को भी रिमूव किया गया टाउन से। तो गिल्ड सिस्टम क्या, तो मैंने आगे के स्लाइड में उसको काफी डिफाइन कर रखा, वहां मैं डिस्कस कर दूंगा। और अगला चीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब देखिए इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने काफी अच्छा चीज किया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि जम्मू एंड कस्बू ने फ्रूट्स
एंड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी होता है जो कि हमारे यहाँ पाता है और यहाँ से भी चीज़ें हम लोग भेजते हैं। आज क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेहतर है। ज़रा सोचिए, गड्ढा गुड्ढी रहता रोड पे, अच्छे से रोड ना बना होता तो जम्मू कश्मीर से आने में सारा फल फ्रूट जो है वो सड़ जाता, गल जाता, ख़राब हो जाता। आज देखेंगे कि फिशेज, साउथ में काफ़ी फिश प्रोडक्शन होता है ओशन वगैरह को लेकर के। आज इंडिया के हर एक हिस्से में फिश पहुँच पाता है, जबकि वो पेरिसेबल गुड्स है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, मैं चाहूँ तो यहाँ आपको बता सकता हूँ कि जो इसमें क्या होता है कि सबसे अच्छी अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेहतर हो तो गुड्स जो होता है ना उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन बेहतर तरीके से हो पाता है। तो हमारे पास बेसिकली गुड्स दो तरह के होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो गुड्स होता है ना वो दो तरह के गुड्स होते हैं, या मैं बता दूं आपको। एक गुड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। तो यहां पर देखेंगे पेरिसेबल में जैसे फिश ज़्यादा दिनों तक रहे तो आपका ख़राब हो सकता है, फ्रूट्स ज़्यादा दिनों तक रहे ख़राब हो सकता है, वेजिटेबल्स एंड ऑल इस तरह से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाए उनको हम लोग पेरिसेबल गुड्स कहते हैं। और दूसरा ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें जो भी बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि अभी फैन दिख रहा है, ये बोर्ड है जिसपे हम अभी पढ़ा रहे हैं एंड एटीसी, जो ऐसी चीज़ें कि जिसकी वैलिडिटी काफ़ी लंबी दिनों तक हो उसको हम लोग ड्यूरेबल गुड कहते हैं, जो टिकाऊ है। ड्यूरेबल का मतलब ही होता है टिकाऊ, जो लंबा दिन तक टिके। तो अब ऐसे जो खास करके गुड्स होते हैं, अगर आपका ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बेहतर ना हो तो कम से कम आपका पेरिसेबल गुड्स में तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इस बात का तो गारंटी है। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ यही होता है। और खास करके इसके साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये ड्यूरेबल गुड्स का ट्रेड आप कहीं भी कर सकते हैं, बट पेरिसेबल गुड्स तो हर जगह नहीं हो सकता है ना प्रोडक्शन। फिश के लिए आपके पॉन्ड, ओशन, रिवर तो चाहिए ना, हर जगह है क्या? नहीं है। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर जगह इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग सॉइल चाहिए। अब देखेंगे यहाँ अगर हम लोग प्लेन एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में चाहेंगे फ्रूट का प्रोडक्शन करना, एप्पल, ऑरेंजेस, ये सब आसानी से नहीं हो पाएगा। वहीं माउंटेन एरिया में देखिए ड्राई फ्रूट्स देखिए बाहर से आता है। तो पेरिसेबल गुड्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को बेहतर किया जाए, जो कि नेपोलियन ने किया। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया। इस सिस्टम विच लैंड वाज ग्रांटेड टू द लैंडलॉर्ड इन रिटर्न फॉर मिलिट्री एंड लेबर सर्विस। अब इसमें फ्यूडल सिस्टम में क्या किया जाता था कि जो लैंड होता था ना वो दिया जाता था लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड से कहता था कि मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा, कौन? मोनार्क बोलेगा कि उन्होंने, मोनार्क क्या कहते, जब भी मुझे जरूरत पड़े तो आप मिलिट्री और लेबर सर्विस मुझे देंगे। तो ये लैंडलॉर्ड्स क्या करता था ना कि ये जमीन देता था पीजेंट्स को। ये जमीन किसको देता था? वो पीजेंट्स को ट्रेड करने के लिए देता था, कल्टीवेट करने के लिए। और पीजेंट्स इसके बदले में लैंडलॉर्ड्स को क्या देते थे? टैक्सेस, या आप देखेंगे रेंट, रेंट देते थे। अब उनके बदले में रेंट तो आपको देना ही है, और जब भी उनको कभी जरूरत महसूस हो तो आप लेबर सर्विस भी उसके यहाँ पर करने के लिए तैयार रहिए। रेंट तो आप दे ही रहे हैं, फिर भी लेबर सर्विस भी। और कहीं जरूरत पड़ा कि राजा की तरफ से आपको कहीं पर लड़ना भी है तो आपको जाकर के एज ए मिलिट्री के रूप में लड़ाई भी करना पड़ेगा। इसी कंडीशन पर लैंडलॉर्ड्स को जमीन ग्रांट के रूप में दिया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे व्हाट इज गिल्ड सिस्टम। तो गिल्ड सिस्टम क्या था? ये एक एसोसिएशन था प्रोड्यूसर्स का, है ना, ट्रेडर्स प्रोड्यूसर्स का एक एसोसिएशन था। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या करते थे? कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, कि क्या चीज का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, इस पे पूरी तरीके से कंट्रोल इन लोगों का होता था। रेगुलेटेड द प्राइस, प्राइस को भी रेगुलेटेड करता था यही लोग, प्रोड्यूसर। अब ऐसा ये लोग देखता, देखिए इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जब किसी चीज का डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड कम तो प्राइस कम। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये तो सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट खोजेगा, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करते थे? कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, कभी कभी प्रोडक्शन को ही घटा देता था, जिसकी वजह से मार्केट में चीजों की स्कार्सिटी होगी, प्राइस बढ़ा देंगे अपने प्रॉफिट के लिए। रेगुलेटेड द प्राइस, प्राइस को अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करते थे। अब सपोज कीजिए कि अभी दुर्गा पूजा, दिवाली आए तो उसमें क्या होगा कि अगरबत्ती का खपत बहुत बढ़ जाएगा, तो अब क्या करेंगे अगरबत्ती वाले, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे भाई, जहां पर 50 पैसे पीस मिलता है 5 रुपये पीस आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये काम करते थे। रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ ट्रेडर्स, बाहर के ट्रेडर्स अगर वो सस्ता में चीजें बेचने के लिए भी आना चाहे तो ये लोग आने के लिए अपने एरिया में नहीं देते थे। एंड परमिटेड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, अगर किसी प्रोडक्ट
ट्रेडर्स को आने भी दिया तो उसको कहेगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेड करने के लिए, मतलब जो ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं अभी आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या कहेगा, मैथ्स पढ़ाओ आप, कहीं से कोई मतलब ही नहीं। तो दैट मीन्स कि ये ट्रेड भी करने के लिए देगा तो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही देगा, ऐसा नहीं कि ये अपनी मनमर्जी से कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। आप एक बार फर्स्ट लेक्चर और सेकंड इस लेक्चर को भी देखेंगे, और इसमें अगर आपका किसी तरह से कोई भी एडवाइस है मेरे लिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू वेरी मच।